नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो एक उथल पुथल चल रही है उसको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो उस पर आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के जो हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं उनके मैसेज भी आए और कॉल्स भी आए कि सर क्या सरकार क्यूरेटिव पिटीशन में जा रही है और इससे जो है हमें तो चिंता हो रही है और तनाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के आज थोड़ी सी बात आपके साथ करूंगा कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और क्यूरेटिव पिटीशन कौन दाखिल कर सकता है और क्या सरकार क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकती है या नहीं जा सकती। उन सवालों पर हम जो है कुछ इसके जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी या खासकर एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो न्यूज़ेस हों, अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं लगातार कि जो उत्तराखंड सरकार है वो जाहिर सी बात है उसके रवैये से 2020-21 की भर्ती के बाद से अगर हम देखें तो उसका रवैया जो रहा है वो एनआईएस के विपरीत ही रहा है और एनआईएस को वो किसी भी हाल में लेना नहीं चाहती और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये तो आपने और हमने देखा है, क्योंकि आपने देखा पूर्व में वो इधर एनआईएस डीएलएड वालों से कहती रही और खासकर मीडिया तक में जो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जो वहाँ के जो हमारे जो धन सिंह रावत जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने खुद मीडिया में ये बात कही थी कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे नंदन सिंह बोरा वाले केस में। लेकिन उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट गई और जिसका जो है उस समय एनआईएस डीएलएड को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, ये आप सभी जानते हैं। अब फिर जब 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने जब इस मामले को जो रिव्यू गया हुआ था उसको रिव्यू एक्सेप्ट किया और उसमें जो है रिव्यू को एंटरटेन ना करते हुए अपने जो 28 नवंबर 2024 का ऑर्डर है उसी को जो क्लैरिफिकेशन किया, उसी का क्लैरिफाई करते हुए और एक जो 10 दिसंबर को निर्णय दिया और जिसमें उन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से किसी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए या किसी भी ट्रांसफ़र के लिए जो है पूरी तरह पात्र माना है, एक वैलिड डिप्लोमा की तरह ट्रीट करने की उसमें बात कही है। और ये जो निर्णय उन्होंने लागू किया है ये उसी डेट से किया है जिस डेट से ये 28 नवंबर 2023 का निर्णय आया था, उसी डेट से वो लागू किया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो निर्णय है, यानी कि जो गवई सर का पहला निर्णय है 28 नवंबर 2023 का, उससे जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित है या जिसको नुकसान हुआ है, वो एनआईएस डीएलएड वाले साथियों को नुकसान हुआ है, ना कि गवर्नमेंट को या बीएड साथियों को। उसी के परिप्रेक्ष्य में विश्वनाथ सर की जो टीम है, विश्वनाथ जी के द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए डाला गया और रिव्यू वहां पे एक्सेप्ट हुआ और ये निर्णय आया। तो अब सवाल ये है कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या कहता है, उसको समझते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन कब लगाया जाता है और उसके लिए बेसिस क्या है और क्या है। तो क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें तो क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दोष सिद्धि के खिलाफ दायर की जाने वाली एक कानूनी याचिका है।
यह याचिका समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर की जाती है। अब देखिए, यानी कि समीक्षा याचिका के खारिज होने के बाद यह याचिका दायर की जाती है, जबकि यहां तो समीक्षा याचिका खारिज ही नहीं हुई है। तो एक बिंदु तो यह समझ में आता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार किस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन में जा रही है, क्योंकि ये रिव्यू खारिज नहीं हुआ है। या तो सरकार पुनः रिव्यू डाले 28 नवंबर 2023 का, और जब वो खारिज हो उसके बाद वो जो है क्यूरेटिव पिटीशन में जाए। लेकिन 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है उसके लिए रिव्यू डालने का जो राइट है वो उसको है जो उसमें पीड़ित व्यक्ति है। सरकार वहां पीड़ित नहीं है। तो सवाल यही बनता है कि सरकार आखिर किस बेसिस पे क्यूरेटिव पिटीशन में जाने की बात कर रही है। हालांकि इसकी अभी सरकार की तरफ से कोई पुष्टि हुई नहीं है। हो सकता है ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा हो, और ये भी हो सकता है। बहरहाल हम आगे बात करते हैं। इसका मकसद न्याय की गंभीर चूक को दूर करना और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। ये तो इसका आप समझ लीजिए आधार हुआ, किस आधार पे क्यूरेटिव पिटीशन में जाया जा सकता है। अब क्यूरेटिव पिटीशन की खास बातें क्या हैं? यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर की जाती है। यह याचिका तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति की दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। तो मेरा फिर वही सवाल है कि इस बिंदु को किसी भी हाल में हमारी उत्तराखंड सरकार पूरा नहीं करती, क्योंकि ना तो उनकी कोई दया याचिका यानी उनकी कोई पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है जिसको लेकर वे क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकते हैं। इस याचिका में वकीलों द्वारा बहस नहीं होती, यानी इसमें जो है ओपन कोर्ट में बहस नहीं होती, लेकिन याचिकाकर्ता या अपने पक्ष को लिखित तौर पर पेश कर सकता है। यानी कि जो भी याचिका करता है, जो भी क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहा है, वो अपने पक्ष को लिखित रूप में पेश कर देता है। अगर सुप्रीम पर याचिका वैध आधार नहीं दायर की जाती है, यार ये बड़ी गड़बड़ है। मैं कह रहा था अगर वैध याचिका फोन आ गया था। अगर वैध याचिका आधार पर दायर नहीं की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह हक बनते है, अगर मान लीजिए जो जिस बेस पे वो जो आधार उन्होंने दिया है, जो उसका ग्राउंड दिया है याचिका का, जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो उन्होंने जो ग्राउंड दिए हैं, अगर उस ग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको ठीक नहीं लगता, तो वो उस याचिका को वहीं से यानी चैम्बर से ही खारिज कर देता है। अगर पीठ को लगता है, जो पीठ उसकी सुनवाई कर रही है, अगर उसको लगता है कि याचिका में कोई दम नहीं है, तो वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकता है। यानी कि यहां तक इस मामले में है। आगे बात कर लेते हैं, उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि मामले में न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता को यह भी साबित करना होगा कि अदालत ने आदेश जारी करते समय उसे नहीं सुना है। तो साथियों, आप ये भी जानते हैं कि चाहे वो 28 नवंबर 2023 का निर्णय हो गवई सर की बेंच का, या चाहे 10 दिसंबर 2024 का निर्णय हो जो क्लैरिफिकेशन निर्णय है, उन दोनों में ही उत्तराखंड सरकार बाकायदे वहां पर पार्टी थी और उपस्थित थी। तो यहां पर यह बिंदु भी खारिज होता है कि उनको सुना नहीं गया, क्योंकि दोनों जगह ही उत्तराखंड सरकार के जो एडवोकेट्स थे वो आर्गुमेंट करने के लिए उपस्थित थे, और उन्होंने 10 दिसंबर की जो निर्णय आया है उसमें भी अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास किया कि एनआईएस के सापेक्ष जो है निर्णय ना आए। उसके लिए उन्होंने वहां पर ये एक्सक्यूज दिया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास ऐसे हैं एनआईएस डीएलएड से, जो बिना सर्विस रहते हुए उन्होंने एनआईएस डीएलएड का कोर्स किया है। तो कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आपके पास पावर है, आप उनको बाहर कीजिए जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन 2-4-10 लोगों की वजह से हम पूरे एनआईएस डीएलएड वालों को जो है वंचित नहीं रख सकते। ये सारी चीजें वहां पे कोर्ट में हुई। तो ऐसा नहीं है कोर्ट में सुना नहीं गया है उत्तराखंड सरकार को। उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष दोनों बार रखा है, चाहे वो 28 नवंबर 2023 के निर्णय की बात करें या हम
10 दिसंबर 2024 की बात करें, दोनों में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से पक्षकार थी और पूरा अपना उन्होंने पक्ष रखा है। तो ये कहना कि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया, ये अपने आप में एक उनका झूठा वक्तव्य होगा। तो साथियों, याचिकाकर्ता को यह भी साबित करना होगा कि मामले में न्याय की घोर त्रुटि हुई है। तो आप देखिए, जब निर्णय 28 नवंबर 2023 को आ गया, उसके बाद क्लेरिफिकेशन हो गया, तो फिर न्याय की त्रुटि में, यानी न्याय में त्रुटि की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, कोई घबराने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो टीम है, जो विश्वनाथ सर वाली टीम है, वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और अगर, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है क्यूरेटिव पिटीशन का मामला बनता नहीं है ये, और सरकार इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में नहीं जा पाएगी। और अगर किसी तरह से, क्योंकि लीगल अगर हम बात करें तो उतनी हमें समझ नहीं होती है जितनी लीगल जो एडवोकेट्स हैं, वो सलाहकार हैं, वो जानते हैं। अगर किसी तरह से कहीं से कोई रास्ता निकल कर क्यूरेटिव पिटीशन में जाती भी है सरकार, तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि हमारी टीम इतनी मुस्तैदी से इस मामले को हैंडल कर रही है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज होगी और सरकार पर इसके लिए बड़ा जुर्माना लगेगा। मेरी ऐसी अपेक्षाएं हैं। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने प्रयास किया कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मुझे लगता है कि अब शायद आपका तनाव इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ कम होगा। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आगे जो भी इस संबंध में जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैं आपको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।